तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बेसिक फीचर्स हमने लिख लिए थे कि ये कितना एक मेगा प्रोजेक्ट है, ये हमें पता चला था 13 इयर्स जितना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है, जिसमें हमें ह्यूमन जीनोम के एम इज टू, इसका एम क्या था? इसका एम था 3.3 into 10⁻⁹ बेस पेयर्स को सीक्वेंस पता करना, ठीक है? बेस पेयर सीक्वेंस was identified, sequence was known, was discovered to be found। इसमें इसका सीक्वेंस फाइंड करना था, ये इसका एम था। एक बड़ा प्रोजेक्ट था जिसका एक एम था कि 3.3 जो हैप्लॉइड कंटेंट है डीएनए का, आगे 23 क्रोमोसोम्स था, 23 क्रोमोसोम्स में इतना डीएनए था, उनका डीएनए का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पता करना था, ठीक है? दैट वाज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो उसमें मेथड क्या यूज हुआ? ये एक बड़ा प्रोजेक्ट था, इसमें कई सारे कंट्रीज ने अपना रोल प्ले किया, ठीक है? तो उसमें मेथड क्या यूज हुआ, उसमें हम मेथडोलॉजी पे थे। और अगर हम देखें तो इसमें दो मेथडोलॉजी यूज, एक हुआ था एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स, यानी उसी जीन का पता लगाओ या उसी जीन का सीक्वेंस निकालो जो एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स ESTs। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स मतलब सिर्फ उस जीन के पार्ट का सीक्वेंस पता करा कि जो कि एक्सप्रेस्ड था, जिसका एक्सप्रेशन होता है, मतलब जिसमें आरएनए बनता है, जिसमें प्रोटीन बनता है, वो ही क्या होता है, वही पता किया जाता है। फिर ये पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या है? सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन, इसमें क्या किया जाता है? होल डीएनए, होल सीक्वेंसेस, होल सीक्वेंसिंग, सारी सीक्वेंसिंग करते हैं। होल जीनोम की अगर सीक्वेंसिंग करी तो सीक्वेंस एनोटेशन होता है। पर बेसिक जो स्टेप्स रहेंगे वो सेम रहेंगे। बेसिक स्टेप्स क्या है? एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स क्यों होता है, सीक्वेंस एनोटेशन क्यों, बेसिक स्टेप्स ये होंगे कि जो भी क्रोमोसोम का डीएनए है, 23 क्रोमोसोम्स का, मैंने 2 क्रोमोसोम बनाए हैं, पर ऐसे 23 क्रोमोसोम क्या किए जाएंगे? पहले फर्स्ट स्टेप में उनको ब्रेक किया जाएगा, मतलब ब्रेक इन द टर्म्स एक टेस्ट ट्यूब में डीएनए लिया, डीएनए का सॉल्यूशन लिया, उसमें एक एंजाइम डाली जाएंगी, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डाली जाएंगी। ये स्टेप्स लिखो, क्योंकि स्टेप्स तुमने नहीं लिखे। पहला स्टेप यही होगा कि डीएनए लिया जाएगा, क्रोमोसोम लिए जाएंगे 23 के 23, यानी किसी भी ह्यूमन सेल से वो न्यूक्लियस से निकाल लो उसे, ठीक है? न्यूक्लियस से उस डीएनए को निकाल लो और उसको तुम ले लो टेस्ट ट्यूब में, और टेस्ट ट्यूब में लेकर उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से फ्रैगमेंट कर दो, फ्रैगमेंटेड बाय द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये क्या करेगी? डीएनए को टुकड़े टुकड़े कर देगी, पर्टिकुलर जगह से ब्रेक करती है, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अपने वर्क में क्या होती है? स्पेसिफिक, हर जगह ब्रेक नहीं प्रोड्यूस करेंगी, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है उसी पे ये ब्रेक प्रोड्यूस करती है। दे विल नॉट कट एनीवेयर, रैंडमली कट प्रोड्यूस करती है। ये क्या करेंगी? अपने आइडेंटिफाइड सीक्वेंस पे ही कट करती हैं। हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का अपना एक पर्टिकुलर कटिंग सीक्वेंस, ठीक है? इट ओनली प्रोड्यूस कट एट अ पर्टिकुलर कटिंग रीजन। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जिसमें एम है 3.3 10⁻⁹ बेस पेयर्स को सीक्वेंस करना और 23 क्रोमोसोम का सीक्वेंस पता करना। ह्यूमन के 23 क्रोमोसोम यानी हैप्लॉइड, उस दिन पता था हाफ कंटेंट है,
ठीक है, हमारे अंदर हम डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, हमारे हर सेल में कितने क्रोमोसोम्स हैं? 23 पेयर है, पर गैमेट्स में कितने हैं? सिर्फ 23। तो यहाँ पर हैप्लॉइड कंटेंट का सीक्वेंस पता करना था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, और दो मेथड्स यूज हुए थे। एक को बोलते हैं एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग (CST), दूसरे को बोलते हैं सीक्वेंस एनोटेशन। ठीक है, अब इन दोनों में क्या फर्क है? एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग (EST) में ओनली कोडिंग रीजन, ओनली कोडिंग, ठीक है, कोडिंग जीन, ओनली कोडिंग जीन का होता है, ये कोडिंग पार्ट ऑफ जीन। ठीक है, ओनली कोडिंग पार्ट ऑफ जीन। जीन तो पूरी है, डीएनए तो पूरा ही है, बट उसका भी कौन सा पार्ट सीक्वेंस होता है? कोडिंग पार्ट, जो कुछ कोड कर रहा हो। तो कोडिंग पार्ट ऑफ जीन सीक्वेंस होती है इसमें, और इसमें सारी जीन्स, होल सीक्वेंसिंग, चाहे कोडिंग हो चाहे नॉन कोडिंग हो, कुछ भी हो, पूरी की पूरी सीक्वेंस हो। उसके बाद क्रोमोसोम्स, अगर हम स्टेप्स देखें तो स्टेप्स में क्रोमोसोम्स दिए टेस्ट ट्यूब में, उसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डाल दी। ये ऐसी एंजाइम्स हैं जो कि पर्टिकुलर रीजन पे कट प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, तो ये पहला स्टेप हो गया, एंजाइम्स डालते हैं। इसके बाद क्या होता है? व्हाट इज डन आफ्टर दैट? एंजाइम्स डाल देते हैं तो फिर क्या होता है? तो बी स्टेप क्या है? we get fragments, we get smaller fragments, smaller and large number of fragments. DNA fragments, DNA हमारा कट हो जाता है और हमें छोटी छोटी सी बहुत ज्यादा नंबर में फ्रेगमेंट्स मिल जाती है, डीएनए के हमें टुकड़े मिल जाते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स मिल जाती है। उसके बाद क्या किया जाता है? These fragments joining of, अभी फ्रेगमेंट्स को क्या कर देते हैं? जॉइनिंग ऑफ smaller DNA fragments into vectors, इनको वेक्टर्स में जोड़ा जाता है, into vectors। वेक्टर्स में इन फ्रैगमेंट्स को जॉइन किया जाता है, जॉइनिंग ऑफ फ्रैगमेंट्स इनटू वेक्टर। लिखते जाना है ये स्टेप्स, ए के बाद बी सी, स्टेप्स लिखते जाओ, ए के बाद बी और सी। ठीक है, सबको लिखना है 6th चैप्टर। तो बी और सी आज की डेट डाल के लिख लो, कोई बात नहीं, हम कहीं पे भी, उससे कोई मैटर नहीं है आज का क्लास में। तो बी और सी, एंड इसमें जॉइनिंग करेंगे हम। तो डी वेक्टर्स कौन कौन है? दो वेक्टर्स यूज होते हैं, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, BAC एंड, ठीक है, जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे ही लिखना। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल BAC एक वेक्टर यूज होता है, और दूसरा कौन सा वेक्टर यूज होता है? YAC, yeast आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, YAC, YAC। ये दोनों क्या होते हैं? These two are used, are vectors, ये दोनों वेक्टर्स हैं, BAC या YAC, यानी कि इनमें जोड़ी गई है डीएनए के फ्रैगमेंट्स। ठीक है, अब इन दोनों में जोड़ने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ग्रोथ में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ होस्ट सेल्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ होस्ट बाय वेक्टर्स। मतलब ऊपर जो हमने ह्यूमन का जीन का टुकड़ा बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में जोड़ दिया था, और जो ह्यूमन के जीन का टुकड़ा यीस्ट के क्रोमोसोम में जोड़ दिया था, अब उन क्रोमोसोम के
पीसेस को हमें बीएसी और वाईएसी कंटेनिंग ह्यूमन जीन, इनमें ह्यूमन जीन जा चुकी हैं, उनसे होस्ट सेल्स को क्या करवाना है, ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब और अब टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, अब टेस्ट ट्यूब में बैक्टीरिया के सॉल्यूशंस लेने हैं, यानी बैक्टीरिया को इन डीएनए के प्रेजेंस में डाल दो। ये जो बीएसी वाईएसी है अब तो ये कहाँ चले जाएंगे, अंदर। ये मीडियम से उन बैक्टीरिया के नेचुरली अंदर, यीस्ट के नेचुरली अंदर आ जाएंगे। उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। के मीडियम से, आउटर मीडियम से जब डीएनए अपने आप किसी ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि आर और एस वाले में पढ़ा था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, आर और एस ट्रेन वाले में पढ़ा था हमने इसी चैप्टर में, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में, कि सॉल्यूशन में से डीएनए अपने आप जब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, होस्ट के अंदर जाता है और उसको चेंज करता है, उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करता है, वो क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन सेकंड नेक्स्ट स्टेप यही आता है कि जो बीएसी और वाईएसी बना है जिसमें ह्यूमन की जीन है, वो किस में डाल दी जाती है, बैक्टीरिया में डाल दी जाती है और यीस्ट में डाल दी। यीस्ट आर्टिफिशियल है तो वो यीस्ट में डाल देंगे, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है तो बैक्टीरिया में, दोनों में डाले जाते हैं। ठीक है, तो दोनों में ग्रो कराने के लिए बीएसी बैक्टीरिया में जाएगा। और ये एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि अगर बैक्टीरिया का वेक्टर है तो वो बैक्टीरिया में जा सकता है। आपको जीन्स होती है, उनका एक अपना एक जीन्स होती है, वही उनको ऑन और ऑफ करती है, वही वो चीज अंदर ले सकता है। यीस्ट आर्टिफिशियल यीस्ट में ही जाएगा और वो वहीं ग्रो भी करेगा, उसके पास एंजाइम भी वही है। साइटोप्लाज्म में यीस्ट वाला ग्रो करने के लिए यीस्ट वाला क्रोमोसोम को ग्रो करेगा। मान लो अगर बैक्टीरिया वाला चला भी गया तो वो अंदर जाके डाइजेस्ट हो जाएगा, पर वो एक्सप्रेस नहीं होगा। एक्सप्रेस वो किसमें होगा, यीस्ट में ही होगा। और बैक्टीरिया वाला बैक्टीरिया में होगा, यीस्ट वाला यीस्ट में होगा। ये अपने ही होस्ट में जाके एक्सप्रेस होगा। तो इनमें ट्रांसफॉर्मेशन भी सक्सेसफुल कौन से वाले में होगी, खुद के में। सब में ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसफुल नहीं होगी, कुछ ट्रांसफॉर्म सेल्स होंगे, कुछ ट्रांसफॉर्म सेल्स नहीं होंगे। और जो ट्रांसफॉर्म सेल्स है हमें उससे काम, इसमें वो क्रोमोसोम चले गए। ठीक है, तो अभी हमने उसको ट्रांसफॉर्मेशन करवा दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, अब ग्रोथ करवाएंगे, ग्रोथ ऑफ द होस्ट, ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट, ऐसे होस्ट जो ट्रांसफॉर्म है, ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट in culture, in large culture, in large amount, ऐसे भी लिख सकते हैं। ज्यादा अमाउंट में अब क्या कर दो, जो कि ट्रांसफॉर्म होस्ट है उससे ज्यादा अमाउंट में क्या करवाना है, हमें ग्रो करवाना है। ऐसे होस्ट, ऐसे सेल जिनमें ये क्रोमोसोम्स हैं, जिनमें ह्यूमन की जीन है, उनको अब कल्चर दे देना है, मीडिया दे देना है। मीडिया पे बहुत सारे अमाउंट को ग्रोइंग, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएंगे। क्यों कर रहे हैं वो, बिकॉज हमारा सैंपल साइज क्या हो जाए, बढ़ जाए, क्योंकि हमें डीएनए सीक्वेंस करना है। तो कई बार हमें क्या लगाना पड़ेगा, प्रोसीजर लगाना पड़ेगा, तो प्रोसेस लगाना पड़ेगा, एंजाइम से हमें काम करना पड़ेगा। कई बार हमारे एरर्स होंगे, कई बार हमसे एरर्स होंगे, ह्यूमन एरर्स होंगे प्रोसेस में, तो बार बार सैंपल कहाँ से लाएंगे। तो इसीलिए सैंपल साइज बढ़ाना पड़ता है पहले कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, ताकि चांसेस ऑफ एरर क्या हो जाए, कम। कई बार कंफर्म करना पड़ेगा, कई बार एक ही टेस्ट बार बार रिजल्ट लेकर कंफर्म करना पड़ेगा कि जो सबसे ज्यादा टाइम आएगा मैक्सिमम वो करेक्ट है, मतलब। ठीक है, तो इसीलिए इसका अमाउंट बढ़ाया जाता है। दिस इज फॉर द एम्प्लीफिकेशन ऑफ द ह्यूमन जीनोम। तो इससे ऐसे जो कॉलोनीज ग्रो हो रही हैं, ऐसी जो कॉलोनीज ग्रो हो रही हैं बैक्टीरिया की और यीस्ट की, वो एक तरह से जीनोम की लाइब्रेरी बन रही है। क्या बन रही है, जीनोमिक लाइब्रेरी बन रही है। इसके अंदर इंफॉर्मेशन लार्ज अमाउंट में हमारे पास पड़ी हुई है, किसी भी फ्रैगमेंट में। ठीक है, अब उसको क्या करेंगे, उसी जीनोमिक लाइब्रेरी को सीक्वेंस किया जाए। अब आएगा सीक्वेंसिंग का पार्ट। यहाँ पे सिर्फ एम्प्लीफिकेशन का पार्ट होता है, अभी तक हमने कोई सीक्वेंस नहीं दिया। अब इसमें आता है डीएनए सीक्वेंसिंग। तो जी वाला जो पॉइंट होता है फिर आता है। ठीक है, डीएनए will be sequenced by Sanger's method
साइंटिस्ट है उसके मेथड से बाय अ मशीन कॉल्ड DNA sequencer, DNA sequencer, ठीक है, ये स्टेप हो जाता है DNA। अब एक DNA सीक्वेंसर नाम की मशीन में ये सारे कॉलोनीज क्या कर दी जाती हैं, उसमें लोड कर दी जाती है DNA सीक्वेंसर मशीन में। उसमें जो जो रिक्वायरमेंट होती है, जिन एंजाइम्स की जरूरत होती है, जिन न्यूक्लियोटाइड्स की जरूरत होती है, वो सारा भर दिया जाता है सैंपल की तरह, ठीक है। वो सारा भर के और उसे ऑन कर दिया जाता है, अपने आप ही वो फिर वो स्टेप बाय स्टेप उसके अंदर चलता रहता है मटेरियल, और हमें एक सीक्वेंस मिलता रहता है, कंप्यूटर पे लिखा आता है वो सीक्वेंस, जो भी वो आइडेंटिफाई करता है वो सीक्वेंस कंप्यूटर पे प्रिंट के फॉर्म में ATTGG कितनी बार GS है वो सब उसके अंदर आता जाता है। रिएक्शन अपने सेल्फ ऑटोमेटेड होता है, वो मशीन DNA सीक्वेंसर वाली मशीन सेल्फ ऑटोमेटेड होती है, उसमें सारा सैंपल विद एंजाइम्स विद रॉ मटेरियल सब पुट करके लोड कर दिया जाता है, सैंपल पर्टिकुलर टाइम सेट कर दिया जाता है और फिर वो अपने आप सीक्वेंसिंग करता रहता है, ठीक है। इस टाइम पे तक बन गई थी DNA सीक्वेंसर, इस टाइप पे बन गई जब ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग करना था, देन दे हैव ऑलरेडी गॉट दैट DNA सीक्वेंसर, ठीक है। तो इवन जब ये मेथड यूज कर रहे थे, इन्होंने सबसे पहले इससे भी पहले ह्यूमन जीनोम से भी पहले इकोलाई का ढूंढा, तो इनको विद इन 3-4 मंथ मिल गया, जीनोम सीक्वेंस किया था इकोलाई का, तो 3-4 मंथ में इन्होंने कर लिया था। फिर ड्रोसोफिला का किया था, ड्रोसोफिला का भी करके देखा था, वो भी इनको नियर बाय 1 ईयर में मिल गया था, क्योंकि ड्रोसोफिला एज कंपेयर टू इकोलाई ज्यादा कंटेंट है। फिर उन्होंने ह्यूमन का किया जिसमें इनको बहुत टाइम लगा, 13 ईयर्स। तो इस वजह से कंटेंट ज्यादा है, ठीक है, हमारा DNA कंटेंट ज्यादा होने की वजह से ज्यादा टाइम, तो तब तक मशीन्स अवेलेबल हैं जिससे वो करा जाता है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जैसे कि DNA सीक्वेंसर के थ्रू DNA सीक्वेंस पता कर दिया, उसके बाद सॉफ्टवेयर में यही इंफॉर्मेशन पे क्या हो गई, अरेंज प्रॉपरली, क्या करी गई, अरेंज करी एंड स्टोर्ड इन द सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर में ही वो स्टोर भी होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, द सीक्वेंस वाज aligned properly and stored in database. Properly and stored in database. और from bioinformatics क्या यूज करके, from bioinformatics, कल भी उस दिन भी ये वर्ड हमने पढ़ा था बायोइन्फॉर्मेटिक्स। ये एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जो कि कंप्यूटर में बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को रखती है सॉफ्टवेयर के फॉर्म में, ठीक है। जैसे कि कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेजेस होती हैं, उनमें कन्वर्ट करके, तो डाटाबेस, ऐसे डाटाबेस बनाए जाते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखा जाता है कि क्या सीक्वेंस, क्रोमोसोम नंबर 1 का क्या सीक्वेंस आया, क्रोमोसोम नंबर 23 का क्या सीक्वेंस आया, वाई क्रोमोसोम पे कितनी जीन मिलती है, कौन कौन सी हैं, तो ये सब डाटा फिर फाइनली एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में NCBI की साइट पे रखा गया, ठीक है। अब एक बार इसी चीज को एक बार यहाँ से रीड कर लो, सीक्वेंस एनोटेशन, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स, ताकि तुम्हें बुक का भी पता चल जाए बुक में क्या लिखा है, ठीक है। कोई भी पढ़ सकता है, मनीषा, काव्या, किसी से मेथड से ही पूरा पढ़ना है। Other looks of kind approach of simply sequencing genome that contains all the coding and not तो 119 पेज पे आपको मेथोडोलॉजीज में दोनों से बता रखी हैं,
एक्सपेक्ट सीक्वेंस टैग में सिर्फ उन्हीं जीन्स का सीक्वेंस पता करते हैं जो कि कोडिंग रीजन्स हैं। सीक्वेंस एनोटेशन में सारी जीन्स करते हैं, ब्लाइंडली सारी जीन्स करते हैं, चाहे वो कोडिंग हो चाहे वो नॉन कोडिंग हो। और एक बार सारी जीन्स पता चल गई, उनका सीक्वेंस पता चल गया, बाद में उनके फंक्शन बताते हैं कि ये इंसुलिन की जीन है, ये ग्लोबिन की जीन है, ये एंटीबॉडी की जीन है, बाद में उनके फंक्शन बताते हैं, पहले सिर्फ सीक्वेंस निकालते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या है मेथड का, सीक्वेंस एनोटेशन। तो एक बार स्मॉलर साइज में, मतलब सीक्वेंस करने के लिए सबसे पहले डीएनए सारा का सारा सेल से जो भी डीएनए उसे पहले अलग कर लिया जाता है, आइसोलेट कर लिया जाता है। उसके बाद उसे रैंडमली फ्रैगमेंट से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या करवा लिया जाता है, कट करवा लिया जाता है। अब हमारे पास बहुत सारी स्मॉल फ्रैगमेंट्स मिलती हैं, यही सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखवाए हैं, बहुत सारी स्मॉल फ्रैगमेंट्स मिल जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, तो हम इतने बड़े डीएनए का, क्योंकि डीएनए बहुत लंबा है, 2.2 मीटर लंबा थ्रेड जैसा है, उसका सीक्वेंस कैसे पता कर सकते हैं? एक ही बार में हम सोचेंगे हमें एक ही बार में पूरा डीएनए का सीक्वेंस पता कर लें, तो इम्पॉसिबल है इतने लंबे स्ट्रेच का। तो इसीलिए तोड़ा भी क्यों? बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ लॉन्ग पॉलीमर लाइक डीएनए, तो इट इज मेड इनटू फ्रैगमेंट्स। क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द रीजन व्हाई वी फ्रैगमेंट बिफोर सीक्वेंसिंग? तो रीजन है बिकॉज डीएनए अमाउंट इज वेरी लार्ज एंड डीएनए इज वेरी लॉन्ग पॉलीमर। डीएनए क्या है? लंबा पॉलीमर, ठीक है। और फिर वेक्टर्स के थ्रू वो क्लोन किया गया, मतलब उसकी कॉपीज बढ़ाई गई। हाँ, ताकि हमारी सीक्वेंसिंग आसान हो जाए, इसलिए हर फ्रेगमेंट को कई गुना कर दिया गया, क्लोन्स में उसके क्लोन्स बना लिए गए, ठीक है। जो मैं बोल रही थी जीनोमिक लाइब्रेरी बना ली है, उन्हीं फ्रेगमेंट्स की बहुत सारी, इस लाइब्रेरी में क्या होती है, एक ही सब्जेक्ट की बहुत सारी बुक्स होती है, इंफॉर्मेशन क्या कर दी जाती है, बढ़ा दी जाती है। कॉमनली यूज होस्ट क्या थे जिनमें ये ग्रो करवाई गई थी? वो या इकोलाई बैक्टीरिया था और यीस्ट थी। यीस्ट सेल्स ग्रो करवाए गए, यीस्ट सेल्स आराम से ग्रो हो जाते हैं। जो अल्कोहल की फर्मेंटेशन इंडस्ट्री होती है उसमें क्या करते हैं, यीस्ट ही तो ग्रो करवाते हैं गन्ने के रस पे पूरा, तभी तो उससे अल्कोहल में कन्वर्ट होती है। तो यीस्ट ग्रो कराना बहुत आसान है, और बैक्टीरिया भी ग्रो कराना क्या है, बहुत आसान है। डेयरी इंडस्ट्री पूरा बैक्टीरिया से ही चलती है, लैक्टोबैसिलस, दही, जो दूध से दही बनता है डेयरी में, तो ग्रो कराना इनको आसान है, तो इनको ग्रो करा लिया जाए। सेंगर, तो सेंगर ने जो मेथड डेवलप किया था डीएनए सीक्वेंसिंग का, उसके बेसिस पे एक ऑटोमेटिक डीएनए सीक्वेंसर नाम की मशीन में इन्हीं फ्रेगमेंट्स को क्या कर लिया जाता है, पूरा लाइन वाइज पता कर लिया जाता है इस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस। क्या चल रहा है तुम मत करो, डिस्कशन क्या है, क्लास चल रही है यहाँ पे, कुछ नहीं है। तो सेंगर का मेथड प्रोटीन के अमीनो एसिड जानने के लिए भी यूज होता है, बट हमारा प्रोटीन से काम नहीं है, हम किसकी सीक्वेंसिंग पढ़ रहे हैं, डीएनए की, तो कंफ्यूज नहीं होना है। हमको कौन सा मेथड लिखना है, हमको लिखना है सेंगर्स मेथड ऑफ डीएनए सीक्वेंस आइडेंटिफिकेशन। हमें ये लिखना है, टू आइडेंटिफाई द डीएनए सीक्वेंस, नॉट टू आइडेंटिफाई द प्रोटीन्स। तो उसके बाद एक बार और उस सीक्वेंस को पता करने के बाद उन्हें फिर अरेंज किया गया, जैसे मैंने बताया अलाइन किया गया एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, क्योंकि उनके हर सीक्वेंस में थोड़े थोड़े ओवरलैपिंग सीक्वेंस थे, उनको मैच करते हुए। ये रिपीटेड है, मतलब ये सेम ही फ्रेगमेंट से कटा था,
तो इसीलिए 3 इधर आ रहे हैं, 3 इसके आगे के यहाँ आ रहे हैं, मैच कर रहा है। उसके बाद एक के बाद एक जोड़ते गए। ठीक है, जैसे हमें कोई पजल सॉल्व करना हो तो हम एक दूसरे से उसके पार्ट्स मैच कर करके लगाते हैं, तो जाके पूरा वो जिगसॉ पजल बनता है। इसमें अलग अलग टूटा हुआ होता है पार्ट्स। वैसा है ये, फ्रैगमेंट्स हमें सब मिल गए। अब फ्रैगमेंट्स को सही से अलाइन करके प्रॉपरली ऑर्डर में लगाना होता है, वो भी मशीन ही लगाती है। आगे और ओवरलैपिंग रीजन से ही पता चलता है कौन सा कहाँ आएगा। हम तो कभी नहीं लगा सकते, बार बार इसको सीक्वेंस को मैच करके लगाना, और इतने सारे सीक्वेंस, इतनी सारी फ्रैगमेंट्स थी, अगर ह्यूमन उसे लगाने बैठता तो लगा ही नहीं पाता, कभी इम्पॉसिबल है। तो वो भी किसने किया? डाटाबेस ने किया। डाटाबेस में सारे सीक्वेंसेस भर दिए गए, डाटाबेस ने अपने आप ढूंढा कौन सा कहाँ मैच कर रहा है, डाटाबेस ने अपने आप लाइन कर दिया। और उसके बाद कौन सी क्रोमोसोम का है ये भी असाइन किया गया, कौन सा सीक्वेंस कौन से क्रोमोसोम। क्रोमोसोम नंबर कौन से क्रोमोसोम का सबसे लास्ट में किया? आउट ऑफ 22 क्रोमोसोम्स द सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम 1। ठीक है, तो क्रोमोसोम 1 का जो सीक्वेंस है वो सबसे लास्ट में आउट ऑफ 23 क्रोमोसोम ढूंढा गया। 2006 में ही तो खत्म हुआ था ये। करो आगे पढ़ो। उसके बाद एक बार क्रोमोसोम सीक्वेंस पता कर चल गए, उसके बाद जेनेटिक मैप्स भी बनाने थे, मतलब कौन सी जीन कितने डिस्टेंस अपार्ट है, वो जेनेटिक मैप होता है। विच जीन इज हाउ मच डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम अदर जीन, जेनेटिक मैप्स। बताओ आगे। और ये जेनेटिक मैप कैसे बने? रेस्ट्रिक्शन पॉलीमॉर्फिज्म के ऊपर बने, मतलब हर जो सैंपल था आपका, यहाँ पे भी 100 ह्यूमन के सैंपल लिए गए थे। 100 मतलब ह्यूमन से डीएनए सैंपल लिए गए थे, और उनका यही सारा प्रोसेस सारे 100 का लगा था। और फिर 100 रैंडमली किसी भी कंट्रीज के 100 इंडिविजुअल से आए थे वो सैंपल। डीएनए सैंपल जो आए थे किसी भी पार्ट से ले सकते हैं, न्यूक्लियर से भी मिल सकता है, WBC से मिल सकता है, ब्लड से मिल सकता है, किसी भी पार्ट की स्किन से मिल सकता है, जिसमें भी न्यूक्लियस वाला सेल है उससे मिल सकता है। न्यूक्लियस से निकलेगा डीएनए, तो उनके अंदर भी पॉलीमॉर्फिज्म था। क्या था? मतलब हर ह्यूमन का पार्ट, कुछ डीएनए का पार्ट तो अलग होगा ही, वही पॉलीमॉर्फिज्म, वही वेरिएशन है। तो उसके बेसिस पे क्या ढूंढा गया? उसके बेसिस पे आप जेनेटिक मैप्स बने। और कुछ ऐसे सीक्वेंस मिले हर एक इंडिविजुअल में 100 में कि जो रिपीटेड थे, बहुत ज्यादा, सब में ही रिपीटेड थे, तो उनको क्या नाम दिया गया? माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। जो सारे ऑर्गेनिजम्स में रिपीटेड होते हैं ऐसे सीक्वेंस जो सेम थे और सब में ही रिपीटेड थे, सीक्वेंस भी सेम थे और सब में रिपीटेड थे 100 के 100, उनको सैटेलाइट डीएनए बोला गया, माइक्रो सैटेलाइट। कुछ 100 बेस पेयर के हो सकते हैं वो, या फिर 200 बेस पेयर का एक सीक्वेंस हो सकता है जो सब में मिलेगा, उसी क्रोमोसोम पे और उसी पोजीशन पे मिलेगा और रिपीटेड ही मिलेगा। 10 बार रिपीटेड है तो सब में 10 बार ही रिपीटेड होगा, ऐसा सीक्वेंस था कुछ हर इंडिविजुअल में। यानी रिपीटेड डीएनए बहुत था ह्यूमन के क्रोमोसोम में। इतना जो वास्ट अमाउंट ऑफ डीएनए है ना, इसमें मैक्सिमम अमाउंट रिपीटेड डीएनए है। आगे सेलिएंट फीचर्स पता करें, मतलब जब हमने ह्यूमन जीनोम सॉल्व कर लिया उसके बाद हमें ये पॉइंट्स पता करें, हमें ये पॉइंट्स मिले जो कि फिक्स थे ह्यूमन जीनोम के बारे में। कौन कौन से पॉइंट्स थे?
पढ़ो। तो कौन से सिलेंट फीचर्स थे, मैं आपको यहाँ पे गूगल पे पीडीएफ पे दिखाती हूँ, ये लोग रीड कर रहे हैं तो आप इसको इससे देखना, ठीक है। दो बच्चे आए, चलो पढ़ो। आरोही और अनुष्का। रेहान ने बोला था पर वो आए नहीं। बोलो, हाँ पढ़ो। क्या पढ़ा उसने, किसी ने भी समझा? दोबारा से पढ़ो। ये कैफ पढ़ेगा, आप छोड़ दो, तुम कैफ कुछ नहीं पढ़ रहा, पढ़ो कैफ। सेलिएंट फीचर से observation draw from human genome project are as follows. First, the human genome contains 3,164.7 million बेस पेयर्स, ठीक है। तो 3000 मिलियन बेस पेयर्स, यानी अगर उनका दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो वो वही हो जाएगा 10⁻⁹, ठीक है। 3000 3 जीरो इधर रख दिए, मिलियन उधर रख दिए, 1 मिलियन में 6 जीरो होते हैं, तो वो कितने जीरो हो गए? 10⁹ हो गए। एवरेज जीन का साइज क्या आया है इसमें? एवरेज जीन का साइज अप्रोक्सीमेटली 3000 बेसिस का एवरेज जीन का, ह्यूमन की जीन का साइज आया। मस्कुलर डिस्ट्रोफिन, लार्जेस्ट जीन क्या थी? डिस्ट्रोफिन की जीन थी, जो कितने मिलियन बेस पेयर्स की थी? कोई बात नहीं, 2.4 मिलियन बेसिस। डिस्टर्ब नहीं करो, जो पढ़ रहा है जैसे पढ़ रहा है पढ़ने दो। आगे much 30,000 much lower than previous estimates of 80,000 to 140,000. और जितना इन्होंने 1,40,000 जीन्स होने का अंदाजा लगाया था कि कितने जीन्स होंगे, अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख जीन होंगी ह्यूमन में, ऐसा अंदाजा लगाया था। पर कितनी जीन्स निकली एक्चुअली में? जीन्स का टोटल नंबर एस्टिमेटेड इज एस्टिमेटेड एट 30,000, मच लोअर, 30,000 तक ही रहेंगे वो जीन्स। आगे नेक्स्ट, ये पढ़ेगा वंश, ये भी नहीं पढ़ रहा वंश, कोई बात नहीं। The function are unknown for over 50% of the discovered genes. और 50% से भी ज्यादा जीन के फंक्शन अननोन थे, मतलब जब सीक्वेंस एनोटेशन किया गया तो 50% से भी ज्यादा जीन जो थी वो क्या थी? क्या थी? अननोन थे, उनके फंक्शन पता ही नहीं था कि ये किसकी जीन है, ठीक है। 50% से भी ज्यादा जीन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जब हुआ था डिस्कवर, उस वक्त उनके फंक्शन क्या थे? अननोन थे। और 2% से भी कम अमाउंट ऑफ जीनोम क्या था? जो कोडिंग जीन थी। कोडिंग जीनोम सिर्फ 2%, देखो 98% यानी रिपीटेड ही है, नॉन कोडिंग है। सिर्फ 2% से कितने सारे कैरेक्टर आते हैं हमारे में। आगे Repeated sequence make a very large proportion of the human genome. यानी कि रिपीटेड सीक्वेंस सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन बनाता है ह्यूमन जीनोम में। आगे रिपीटेड सीक्वेंस are डोंट लाफ, मैं भी हंसवा रहे हैं। कोई नहीं हंसवा रहा, सीरियस रिकॉर्ड हो रहा है। बोलो बोलो। Repetitive sequence are stretches of DNA repeated many times, 1,000 times, but they shed light evolution। मतलब repeated sequence क्या है? 100 से 1000 बार, 10,000 बार भी repeated हो रखा वाला sequence है, और ये
कोडिंग नहीं करता कुछ भी, बट ये स्ट्रक्चर बनाता है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाता है ये। यानी कि क्रोमोसोम का जो वाला स्ट्रक्चर है शेप का, वो स्ट्रक्चर क्यों है? बिकॉज ऑफ रिपीटेड सीक्वेंस। क्योंकि सेंट्रोमियर रीजन में भी जो टाइटली पैक्ड है वो भी रिपीटेड सीक्वेंस की है। टेल्स जो है उसकी टीलोमियर्स वो भी रिपीटेड सीक्वेंस वाली है। बीच बीच में बस न्यूक्लियोटाइड जो है वो एक्सप्रेस है। हेट्रोक्रोमेटिन रीजन यानी ज्यादा है। हेट्रोक्रोमेटिन जो नॉन एक्सप्रेस्ड वाला है, इनएक्टिव रीजन है, वो ज्यादा है, वो रिपीटेड से बनता है। किससे बनता है? वो अगर एब्सेंट होगा तो क्रोमोसोम डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा, क्रोमोसोम बन ही नहीं पाएगा सही से, क्योंकि उसके टाइट कॉइलिंग की वजह से ही क्रोमोसोम बन पाता है। ठीक है, उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर में। क्रोमोसोम नंबर 1 में सबसे ज्यादा जीन है, कितनी? 2968। और वाई क्रोमोसोम 231 जीन से है, सबसे कम उस पे। क्या लाइन से लगे रहते हैं? साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई करे हैं ऐसे कुछ 1.4 मिलियन लोकेशंस। साइंटिस्ट ने ऐसे कुछ 1.4 मिलियन लोकेशन आपके क्रोमोसोम में आइडेंटिफाई करे हैं, जिस पर एक न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमॉर्फिज्म देखा जाता है हर इंडिविजुअल। ऐसी कोई कितनी साइट्स हैं? 1.4 मिलियन ऐसी साइट्स हैं ह्यूमन क्रोमोसोम्स में, जहां पर एक बेस पेयर सबका अलग होगा। तुम्हारे में ए है, जी है, सी है, किसी में भी वो बेस पेयर अलग हो। ठीक है, इन चार में से सिंगल न्यूक्लियोटाइड का ये सिंगल एसएनपी। एसएनपी मतलब सिंगल न्यूक्लियोटाइड का, स्निप्स भी बोलते हैं। दिस इंफॉर्मेशन प्रॉमिसेस आगे revolutionize the process of finding locations, ट्रेसिंग ह्यूमन हिस्ट्री। तो ये इंफॉर्मेशन जो है 9th पॉइंट जो है, ये क्या करता है? दिस प्रोसेसेस एसएनपीज का क्या इंपॉर्टेंस है? ये क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एसएनपीज? तो एसएनपीज बीमारियों के जीन्स ढूंढने में बहुत हेल्पफुल करते हैं। तो दे आर revolutionizing the process of finding chromosomal locations for disease associated sequences and tracing human history। कौन सा ह्यूमन कौन से किस ब्रांच से आया है, मतलब उसके एंसेस्ट्रल लिनिएजेस क्या हैं, वो भी ये हमें पता कर सकते हैं। अगर हम इसको डीएनए क्या करें, इसका डीएनए फिंगरप्रिंट निकालें किसी भी ह्यूमन का, तो हम देख सकते हैं कि उसका पेरेंट्स का भी डीएनए अगर सैंपल, और अगर इवन हम जनरेशन आफ्टर जनरेशन कोई ऐसा एजुकेटेड इंसान हो, वो सोचे कि मैं अपने हर जनरेशन का डीएनए प्रिजर्व करवाऊंगा, कुछ एक्सपेरिमेंट में हेल्प हो जाए, या किसी में भी जरूरत पड़ जाए, मान लो किसी ऐसे जनरेशन में, मेरे ही जनरेशन में कोई ऐसा जेनेटिक डिफेक्ट हो जिसे सही करने की जरूरत पड़ जाए, तो वो जीन क्या रहना चाहिए, करवाते हैं कुछ लोग, स्टेम सेल्स को प्रिजर्व करवा के रखते हैं। ठीक है, स्टेम सेल को प्रिजर्व करवा के रखते हैं जीन बैंक्स में। उससे क्या होता है, आगे जाकर उसी को मान लो कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए, उसी का कोई ऑर्गन खराब हो जाए और उसे चाहिए कि मैं मेरा खुद का ही ऑर्गन मेरे को चाहिए, तो वो क्या करता है, उसका अगर स्टेम सेल प्रिजर्व होगा तो स्टेम सेल को लेबोरेटरी में ग्रो करा के वापस से कान बना सकते हैं, अगर किसी का कान कटे किसी एक्सीडेंट, हाँ, और वापस उसका लगा भी देंगे और उसको कोई रिएक्शन नहीं होगा, उसको कोई भी रिजेक्शन नहीं होगा, क्योंकि जब हम डोनर से लेते हैं तो डोनर का डीएनए क्या होता है, अलग होता है, किसी का भी डोनर का, ये सिर्फ ट्विंस को छोड़कर या सिर्फ मम्मी पापा को छोड़कर, क्योंकि उन्हीं से हम आए हैं। हाँ, लैब में ग्रो हो जाता है, बायोटेक्नोलॉजी ग्रो कर देती है। नहीं, जो ऑर्गन जरूरी है, लीवर जरूरी है, मान लो लीवर जरूरी है तो लीवर बनवाओ, बन जाता है, क्योंकि स्टेम सेल्स में ऐसा डीएनए होता है जो कोई भी ऑर्गन में कन्वर्ट हो सकता है। स्टेम सेल्स, इन्हें स्टेम सेल्स बोलते हैं। ये एम्ब्रियोनिक सेल होते हैं, एम्ब्रियो में से निकाले जाते हैं। स्टेम सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं which have all the total gene and these total gene can express into complete new organ।
किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में उनको वो एनवायरनमेंट दो जो उस ऑर्गन को बनने के लिए रिक्वायर्ड है, वो ऑर्गन बन सकता है, रीजनरेट कर सकता है। वो एम्ब्रियोनिक से ही निकालते हैं, एम्ब्रियो से निकालते हैं, एम्ब्रियो की ग्रोइंग स्टेज से निकाले जाते हैं, ब्लास्टोमियर स्टेज, ठीक है। स्टेम सेल प्रिजर्वेशन बोलते हैं इसको। कॉस्टली होता है, पर अगर किसी को करवाना है करवा सकते हैं। करवाना है भी किसी तो नहीं पता, फॉरेन में करवा होता है ये, अभी शायद इंडिया में इसकी लैब नहीं है। एप्लीकेशन एंड फ्यूचर चैलेंजेस, ठीक है। एप्लीकेशन एंड फ्यूचर चैलेंजेस क्या है, अब ये भी पढ़ो, काव्य तुम पढ़ो। हाँ, ये पढ़ेगा असीम, ये पढ़ा इसने नहीं कुछ पढ़ा। हाँ, इसको असीम को पढ़ने दो। पढ़ो। Deriving meaningful application and future challenges. Having meaningful knowledge from the DNA sequence to define research success in the coming decades, leading to our understanding of biological systems. In this task, we require the expertise and creativity of 10,000 of scientists। ये स्पेशल ऑर्डर्स हैं प्रिंसिपल मैम के, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट है। लाइन बाय लाइन अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। अगर आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप एमसीक्यू नहीं कर पाओगे, बस सिंपल सा है। तो करेंगे वो अलग बात है। मैं अभी कह रही हूँ कि हाँ, एट प्रेजेंट तो आप अभी ये कर लो, उसमें पूरा 100% इन्वॉल्व होके पढ़ो, ये कह रही हूँ। नहीं, शायद एक ही बार आए एक्सटर्नल, ऐसा भी हो सकता है। पढ़ो पढ़ो बेटा। तो इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, इनॉर्मस टास्क है, और इसमें कई 10 साल तो लग ही गए, डेकेड तो लग ही गया। जब 13 साल लगे हैं इसमें, तो 10 साल, एक डेकेड तो लग ही गया अंडरस्टैंड करते करते हमें। तो जीनोम से क्या हुआ, इसकी फ्यूचर एप्लीकेशन क्या है या फ्यूचर चैलेंज क्या है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का, कि ये साइंटिस्ट, इसमें कई सारे कंट्रीज के साइंटिस्ट ने अपनी नॉलेज को क्या किया है, शेयर किया। और सिर्फ बायोलॉजिकल साइंटिस्ट नहीं, केमिकल साइंटिस्ट, फिजिकल इंजीनियरिंग वाले साइंटिस्ट, केमिकल इंजीनियरिंग वाले साइंटिस्ट, हर तरह के इसमें हर फील्ड के, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट, ठीक है, जेनेटिसिस्ट, जीन मैपिंग करने वाले जेनेटिसिस्ट, कंप्यूटर के साइंटिस्ट, सारे लोग इसमें लगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने करी होगी, आया होगा, जरूर आया होगा। तो हर फील्ड के, कहने वही लाइन ये बता रही है, टेंस ऑफ थाउजेंड्स, क्या बोल रही है, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ साइंटिस्ट ऑफ वेरियस डिसिप्लिन्स, अलग अलग डिसिप्लिन्स के साइंटिस्ट, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, वर्ल्ड वाइड लोग। बताना चाहिए था, बताया करो। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ